Good morning students. Today we will discuss our next topic, that is efficiency of Carnot engine. Clear? हम अपना Carnot engine के बारे में पढ़ चुके हैं पहले. क्लियर? आज हम उसकी करेंगे एफिशिएंसी. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना आपको एफिशिएंसी के बारे में. हमने एफिशिएंसी की थी हीट इंजन की, रेफ्रिजरेटर की. अब हम एफिशिएंसी करेंगे कार्नोट इंजन की. क्लियर? एफिशिएंसी में अगर इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले एफिशिएंसी क्या होता है कि एफिशिएंट बोलते हैं ना हम कि कोई भी मशीन लगा लो, कुछ भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल मशीन की, वो कितना एफिशिएंट है. एफिशिएंट है मतलब काम करने में कितना अच्छा है वो. क्लियर? कि हम अगर उसको कितनी भी इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट कितनी मिल रही है उससे. क्लियर? जितनी ज़्यादा आउटपुट मिलेगी उतना ज़्यादा वो अच्छी डिवाइस होगी, मतलब उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा. क्लियर? दैट इज़ द एफिशिएंसी in simple language. ठीक है? Now according to definition for Carnot engine, it is defined as the ratio of net mechanical work done per cycle by the gas, that is W, to the amount of heat energy absorbed per cycle from the source, that is Q1. Clear? कि इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं. क्लियर? किसकी इक्वल आ गया कि टोटल वर्क डन उसने कितना किया टू द कि कितनी एनर्जी सोर्स द्वारा सोर्स से एब्जॉर्ब की गई है. वही चीज़ होगी ना कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसके द्वारा कितना वर्क किया गया. क्लियर? हमारी कितनी इनपुट थी और उसके द्वारा कितना वर्क किया हो गया, कितनी हमारे पास आउटपुट आई. दैट इज़ द एफिशिएंसी. निट्टा, इसको हम निट्टा से डिनोट करते हैं. निट्टा इज इक्वल्स टू W/Q1. क्लियर? उसके बाद देखो क्या किया हमने, W की वैल्यू फिल कर दी. ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में देखो तो प्रीवियस वीडियो में जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने W की वैल्यू निकाली थी. तो W की वैल्यू क्या थी आपके पास, Q1 माइनस Q2. तो वही डायरेक्ट वहाँ से मैंने फिल कर दी यहाँ पे W की वैल्यू, दैट इज़ Q1 माइनस Q2. क्लियर? उसके बाद इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, Q1/Q1 माइनस Q2/Q1. ये वाला Q1 जो है Q1 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास आंसर नीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ पे 1 माइनस Q2/Q1. ठीक है? यहाँ तक हो गया. अब आगे देखो, आगे हमारे पास जो साइकिल बन रहा था कार्नोट साइकिल, उसमें 4 स्टेप्स थे. दैट इज फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड वन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड वन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ वन इज दैट इज adiabatic compression. Clear? First of all, from the equation, that is the first step, that is isothermal expansion, that is P1 V1 is equals to P2 V2. देखो अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इक्वेशंस लिखी हैं जो हमने पहले डेराइव की थी ना, इक्वेशंस फॉर आइसोथर्मल एंड फॉर एडियाबैटिक. ठीक है? जस्ट हमने वो डायरेक्ट लिखी है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आइसोथर्मल जो आपकी इक्वेशन होती है दैट इज PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है. क्लियर? तो वहाँ से डायरेक्ट बन जाता है आपका P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू कार्नोट साइकिल है. क्लियर? जो हमने कार्नोट साइकिल कल बनाया था. उसके बाद फॉर एडियाबैटिक इक्वेशन आपको पता है, अगर सिंपल वर्ड्स में सिंपल लिखना चाहे तो ये होते हैं ना आपके P B गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. क्लियर? तो वहाँ यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप जो कर्व बन रही थी आपकी B से C, ठीक है, वहाँ पे बन रही थी फ्रॉम P2 to P2 V2 टू P3 V3. क्लियर? तो वो हमारे पास डायरेक्ट आ गई एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, दैट इज P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 गामा. नाउ अगेन दैट इज फॉर आइसोथर्मल. अब जो कर्व है आपकी वो 3 से 4 तक जा रही थी आपकी. क्लियर? दैट इज P3 V3 इज इक्वल्स टू P4 V4. क्लियर? उसके बाद अगेन फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए दैट इज अब वो जो D से A तक जा रही थी फ्रॉम P अपना साइकिल कंप्लीट करते हुए, तो 4 से 1 तक जा रही थी उसकी वैल्यू. तो वो क्या हमारे पास P4 V4 गामा इज इक्वल्स टू P1 V1 गामा. इस तरह हमने ये 4 इक्वेशंस लिख ली कार्नोट साइकिल के लिए. क्लियर? उसके बाद क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है? अब यहाँ से देखोगे आप कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे P1 यहाँ पे है, P1 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. ये P1 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद ये जो P2 है यहाँ पर भी है और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. ये P3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. जो ये P4 है, P4 यहाँ पर है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ इस साइड क्या बचेगा, B1 P2 गामा B3 B4 गामा. ठीक है? इज इक्वल्स टू इस तरफ V2, इसको हमने लाइन वाइज में लिख लिया 1 2 3 4 में. P1 ये रहा P1 गामा, P2
V3 गामा V4। क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब क्या करो, हमने सिंप्लीफाई कर लिया जस्ट, जैसे ये यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V1 गामा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी ना। ये देखो, अगर हम V1 गामा है, इसको V1 से डिवाइड कर दीजिए, तो सब सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर, फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं आपको। अब जो ये V1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका V1 गामा -1, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो सभी टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया। इधर भी V1 है, इस तरफ भी V2 है, V1 सॉरी इस तरफ V2 है, ये V2 इस तरफ चल जाकर क्या हो जाएगा, गामा -1 बन जाएगा। ये V3 इस तरफ जाकर गामा -1 बन जाएगा। ये V4 इस तरफ जाकर गामा -1 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, गामा -1 कॉमन निकाल ली पावर दोनों में, क्योंकि दोनों की पावर है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो दोनों की पावर कॉमन निकल जाएगी। क्लियर, उसके बाद ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे भी इस तरफ भी गामा -1 है, इस तरफ भी गामा -1 है, ठीक है। जब हम पावर को सॉल्व करेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, V2 V4 इजिकल्स टू V1 V3, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, V2 अपॉन V1 लिख लिया, और इस तरफ V4 चला जाएगा आपके पास, दैट इज V3 अपॉन V4। नेक्स्ट क्या किया, बोथ साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। बोथ साइड क्या ले लिया, लॉग। तो इस तरफ आ जाएगा आपका log V2 अपॉन V1 इजिकल्स टू इस तरफ आ जाएगा आपका log V3 अपॉन V4। यहाँ तक हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है कि सबसे पहले हमने 4 इक्वेशंस ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, इस फॉर्म में बना लिया, क्लियर, जस्ट बाय सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है आपके पास, Q2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कल, Q1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे निकटा की वैल्यू निकालिए सिंपल टेम्परेचर की फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 - Q2 अपॉन Q1 है। तो अगर हमारे पास Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू आ गई, तो 1 माइनस करके उसको वैल्यू को 1 से माइनस करके हमारे पास निकटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली हमने Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू ऑलरेडी कल जो वर्क डन था आपका, दैट इज W2 अपॉन एंड W3, क्लियर। तो उसकी वैल्यू निकाल ली, तो उसकी वैल्यू अगर कल प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो उसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास, Q2 की वैल्यू RT2 log E V3 अपॉन V4, एंड Q1 की वैल्यू आ रही थी आपके पास RT1 log E V2 अपॉन V1। ये आप डायरेक्ट रिलेशन जो है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, जो कार्नोट हीट इंजन हमने किया था, उसमें डेराइव किया था, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपके पास, R से R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने रिलेशन ड्राइव किया है उसमें क्या है, log V2 अपॉन V1 इजिकल्स टू किसके इक्वल है, log V3 अपॉन V4। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पर, चाहे इसकी जगह पर, कहीं भी फिल कर सकते हो आप, इसकी जगह पर मान लो हम, इसकी जगह पर हम जो इसकी वैल्यू है log V3 अपॉन V4 किसके इक्वल है, log V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है, जो मान लो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया log V2 अपॉन V1, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम बन गई टर्म्स, तो कैंसिल आउट हो गई। जस्ट कुछ नहीं किया मैंने, जो डायरेक्ट रिलेशन था पहले आपका, उसकी जगह पर इस दोनों को इक्वल पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या आ गया आपका T2 अपॉन T1, Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, T2 अपॉन T1, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने कहाँ फिल कर दी, यहाँ पे जो आपने निकटा का रिलेशन निकाला था, ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो आपके पास निकटा की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, दैट इज 1 माइनस T2 अपॉन T1, क्लियर। बिल्कुल इजी था टॉपिक, कुछ भी नहीं था इसमें, जस्ट हमने वैल्यू निकाल ली है, एफिशिएंसी निकाल ली है किसकी, कार्नोट इंजन की। अब एक बार एक रिव्यू देख लो आप, अगर ठीक है, कोई भी डाउट तो पूछ लेना, क्लियर। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट हमने रिलेशन, पिछले प्रीवियस रिलेशन उठाकर डेफिनेशन से और ये जो इक्वेशंस ली है उससे जस्ट सॉल्व किया है, निकटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ओके, थैंक यू।